हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था आइसोमेरिज्म क्लास 11 की। तो आज उसी के आगे का हम स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चैन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे का पोर्शन फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले क्या होता है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म देगा कौन, ठीक है। तो देखिए ये होता है बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कि अगर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड है तो क्या बनेगा। तो ये चीजें हम आपको बताते हैं। जैसे बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, अगर फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल है तो उसका जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनेगी वो बेटा बनेगी एल्कोहल की ईथर। एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप तो उसका आइसोमेरिज्म ईथर बनेगा। अगर बेटा एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है तो उसका बनेगा कीटोन। एल्डिहाइड है तो कीटोन बनेगा। अगर एसिड है, एसिड दिया गया है तो उसका बनेगा एस्टर। एसिड का क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। अगर प्राइमरी अमीन दिया गया है तो प्राइमरी अमीन से बनेगा सेकेंडरी अमीन और सेकेंडरी अमीन से क्या बनेगा, टर्सरी अमीन बनेगा। टर्सरी अमीन बनेगा। देखो अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिया गया है तो ईथर बनेगा, एल्डिहाइड दिया गया है तो कीटोन बनेगा, एसिड दिया गया है तो एस्टर बनेगा, प्राइमरी अमीन का सेकेंडरी अमीन बनेगा, सेकेंडरी अमीन दिया गया है तो फिर टर्सरी अमीन बनेगा। अगर बेटा साइनाइड दिया गया है, अगर साइनाइड दिया गया है तो उसका बेटा बनेगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं, एक एग्जांपल करके बताते हैं कि बनेंगे कैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये आप इतना आपने नोट किया, इसके आगे का फिर हम आपको बताते हैं। देखिए अब ये हमारा कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, एग्जांपल हम आपको बताते हैं C4H10O। C4H10O के कौन कौन से आइसोमर बनेंगे। तो C4H10 का बेटा एक तो बनेगा एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल का अभी हमने आपको बताया था एल्कोहल का बनता है ईथर। दूसरा क्या बनेगा, ईथर। कैसे बनेंगे चलो चेक करते हैं। कार्बन बेटा कितने हैं, 4। तो देखिए C4H10O, इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। तो आप लिख सकते हैं C4H9OH, ये तो एल्कोहल हो गया। और अगर आपको इसका ईथर बनाना है तो ईथर कैसे बनाएंगे, C2EH5O C2H5। देखिए ये आपका हो गया एल्कोहल, ये हो गया ईथर। तो एल्कोहल अगर दिया गया है तो उसका क्या बनेगा, एक तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जो एल्कोहल दिया गया है तो एल्कोहल का बनेगा आपका ईथर। अब ईथर भी देखो बेटा ये तो सिमेट्रिकल ईथर है ना, अब इसको आप अनसिमेट्रिकल भी इसके बना सकते हैं। जैसे अगर आपका ये सिमेट्रिकल है तो फिर आप इसका अनसिमेट्रिकल ऐसे बना सकते हैं CH3O C3H7। ये देखो ये CH3 हो गया, O C3H7। कार्बन टोटल देखो कार्बन 4 ही होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ये फार्मूला सेम है तो फिर आपका स्ट्रक्चर सही है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो फिर स्ट्रक्चर आपका गलत है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ में आ गई। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद आपको पढ़ाते हैं हम मेटामेरिज्म, और मेटामेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बताते हैं मेटामेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप्स के बाद में हम लोग पढ़ते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, अब देखो भाई मेटामेरिज्म में क्या होता है। सबसे पहले मेटामेरिज्म में आपको ये पता होना चाहिए कि मेटामेरिज्म देगा कौन, या मेटामेरिज्म में क्या होना चाहिए, ओनली पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। आप लिख सकते हैं मेटामेरिज्म में ओनली पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ओनली पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या हो, ऐसा ग्रुप जो मतलब एक से ज्यादा एटम के साथ जुड़ सके, पॉलीवैलेंट ग्रुप।
तो बेटा ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पहले R1 मतलब और दूसरा तरफ इधर R2। अब देखिए R1 और R2 ये मेन है। R1 और R2 इसलिए मेन है कि यदि R1 और R2 का नंबर, R1 और R2 बेसिकली ये कार्बन है, यदि मेटामेरिज्म में कार्बन 4 से कम है तो फिर मेटामेरिज्म शो नहीं होगा। तो अगर मेटामेरिज्म में कार्बन का नंबर 4 से कम है तो मेटामेरिज्म शो नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कार्बन। मतलब इसका कहने का ये है कि यदि R1 और R2 जो कार्बन है इनका नंबर 4 होना चाहिए या 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो ठीक बेटा, अब देखो मेटामेरिज्म में हमने आपको ये बताया था कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, तो फंक्शनल ग्रुप ये सबसे पहले हमने बताया पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। R1 और R2 मेन है इसमें। R1 और R2 क्या होने चाहिए कि R1 और R2 जो है बेटा, इनमें R1 और R2 जो 4 कार्बन से ज्यादा होने चाहिए या 4 कार्बन के बराबर होने चाहिए। यदि 4 कार्बन से कम है R1 और R2 तो फिर ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम आपसे कहें कि एग्जांपल बताओ क्या मेटामेरिज्म को शो करेगा, जैसे देख लीजिए CH3 बीच में आ गया पॉलीवैलेंट, फिर हमने लिख दिया इधर C2H5। तो आपको बताना है क्या ये बताओ मेटामेरिज्म शो करेगा, तो आप कहेंगे सर ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप कहेंगे सर इसमें तो बेसिक 3 ही कार्बन है और जब 3 कार्बन है तो मेटामेरिज्म शो नहीं होगा। तो आप इसमें लिख देंगे आगे नो मेटामेरिज्म, नो मेटामेरिज्म फाउंड, नो मेटामेरिज्म फाउंड, इसमें मेटामेरिज्म नहीं पाई जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि क्या बेटा बताओ इसमें मेटामेरिज्म पाई जाएगी, वो C3H7 क्या इसमें मेटामेरिज्म पाई जाएगी? तब आप कहेंगे सर इसमें मेटामेरिज्म पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? तो आप कहेंगे सर इसमें जो पॉलीवैलेंट का कोई भी एटम है या फंक्शनल ग्रुप है और उससे जो 4 कार्बन है जुड़े हुए, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। देखो एक कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है, तो 3 और 1 4 मतलब टोटल कार्बन जो है वो 4 होने चाहिए या फिर 4 से कम होने चाहिए तो फिर मेटामेरिज्म शो होगी, अदरवाइज मेटामेरिज्म शो नहीं होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। चलिए बेटा, ये अब हम लोग पढ़ते हैं टाटोमेरिज्म। पहले हमने पढ़ा था कल पढ़ा था चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फिर अभी पढ़ा है फंक्शनल के बाद पढ़ा है हमने मेटामेरिज्म, और मेटामेरिज्म के बाद पढ़ते हैं टाटोमेरिज्म। बेटा महा इंपॉर्टेंट है टाटोमेरिज्म, जो है महा इंपॉर्टेंट है। अब टाटोमेरिज्म पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन से कंपाउंड जो है वो टाटोमेरिज्म को शो करेंगे। तो हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है कि एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ठीक, ये जो है एक एलिमेंट है, डबल बॉन्ड मीना से जुड़ा है। डबल बॉन्ड किससे जुड़ा है? मीना से जुड़ा है। एक एलिमेंट डबल बॉन्ड मीना से जुड़ा है। अब बेटा मीना क्या है? मीना का मतलब होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक एलिमेंट डबल बॉन्ड मीना से जुड़ा है, यही एलिमेंट एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस पर कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो शो करेगा टाटोमेरिज्म। फिर से सुन लीजिए, एक एलिमेंट डबल बॉन्ड मीना से जुड़ा है और यही एलिमेंट एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस पर कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यदि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बेटा शो करेगा टाटोमेरिज्म। चलिए अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि ये देखो लिखा है आपका CH3, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और COO, फिर आ गया ये CH3। तो देखिए ये तो हो गया एक एलिमेंट,
एलिमेंट डबल बॉन्ड मीना से जुड़ा है, ये एलिमेंट डबल बॉन्ड मीना से जुड़ा है, और यही एलिमेंट एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस पर कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3-3 हाइड्रोजन है, कोई फर्क नहीं है। तो एक हाइड्रोजन कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना होगा, तो आपको ये वाला जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये फॉर्म कौन सी बन जाएगी, ये तो फॉर्म है कीटो। कौन सी फॉर्म है ये, कीटो। अब इसकी जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। इस फॉर्म को बोलते हैं इनॉल। तो कीटो फॉर्म जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो टाटोमेरिज्म आपको समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लीजिए कि टाटोमेरिज्म में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट डबल बॉन्ड मीना से जुड़ा है, और यही एलिमेंट एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, शो करेगा टाटोमेरिज्म। उसका एग्जांपल ये दिया गया है, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर बताते हैं। अब देखो बेटा, कल हमने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल, हम लोगों की आइसोमेरिज्म फिनिश हो गई। अब हम उसी के आगे का पोर्शन पढ़ते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताते हैं आपको। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब कोई एक ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाता है, जब किसी एक ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाता है, तो ये लाइट जो है ना वो दो डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। फिर से सुन लीजिए, जब एक ऑर्डिनरी लाइट, ये देखो ऑर्डिनरी लाइट है, ये जो है वो बेटा कैसी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। कह सकते हैं इसको ऑर्डिनरी लाइट। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को कहां से पास करवाया जाता है, निकोल प्रिज्म से। ये है बेटा निकोल प्रिज्म। अच्छा बेटा, निकोल प्रिज्म बना किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एक बार कंपटीशन में। तो ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं ना, तो ये लाइट जो होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है आगे चलकर ये दो डायरेक्शन में मुड़ जाती है। आगे चलकर प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिख देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म के द्वारा पास करवाते हैं, तो निकोल प्रिज्म इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म के द्वारा पास करवाते हैं, तो यही ऑर्डिनरी लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेटा दो डायरेक्शन में मोड़ देता है। अब मोड़ता कैसे, ये आप देख लीजिए कि अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, इसको अब हम किसी सॉल्यूशन से पास करवा देते हैं। ये देखो लिखा है सॉल्यूशन, और वो भी सॉल्यूशन ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, तो ये लाइट जो है दो डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। कौन सी डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, ये दो डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। यदि ये बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड होती है तो इसको हम डी फॉर्म कहते हैं। यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड होती है तो डी फॉर्म कहते हैं। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड होती है तो इसको हम एल फॉर्म कहते हैं। जो डी फॉर्म होती है इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जो एल फॉर्म होती है इसको लिबो रोटेटरी कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए पूरी प्रोसेस क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। जब किसी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म के द्वारा पास किया जाता है, तो ये निकोल प्रिज्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करने पर ये दो डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ये जो लाइट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
ये ऑर्गेनिक सोल्यूशन से जब पास करते हैं, इस लाइट को जब ऑर्गेनिक सोल्यूशन से पास करते हैं तो ये दो डायरेक्शन में मुड़ जाती है। यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ती है या बेंड होती है तो इसको डी फॉर्म कहते हैं। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड होती है तो इसको हम एल फॉर्म कहते हैं। डी फॉर्म को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, एल फॉर्म को लीवो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है, इतना आप नोट करिए। अब नेक्स्ट बेटा बताते हैं, उसमें अब हम आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल में ही पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो आपके सिलेबस में भी है। देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बेटा जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है ना, महा इंपॉर्टेंट है और ये आपके 12th में भी पूछी जाती है। तो जियोमेट्रिकल वैसे है नहीं, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए क्या होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा? सबसे पहले इसमें बेटा कुछ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कंडीशन में क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पहली कंडीशन। दूसरी, जब आप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो एक पोजीशन पर सेम ग्रुप होने चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि इसके दोनों हाथों में, ये दोनों हाथ मान लो ये कार्बन के दो हाथ है, यहाँ आपने ए लगा लिया, यहाँ बी लगा लिया, यहाँ पर ए लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया बी। तो आपको देखना है कि ए इक्वल टू नॉट बी एंड सी इक्वल टू ए बी, और इसको आप ए बी मान लो, क्योंकि ए इक्वल टू नॉट बी और यहाँ पर सी मान लो, यहाँ डी मान लो, सी इक्वल टू नॉट डी। फिर से सुन लीजिए कि अगर आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनानी है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी बात कि ए और बी बराबर मतलब सेम नहीं होने चाहिए और सी और डी सेम नहीं होने चाहिए, सी डी। तो फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सबसे अच्छा एक एग्जांपल लेके बताते हैं। तो इसका एक एग्जांपल में हम आपको, ये दो तरीके की होती है, एक होती है सिस और दूसरी होती है ट्रांस। कैसे बताएंगे सिस और ट्रांस? तो पहले हम सिस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताते हैं। सिस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसके दोनों हाथों पर, एक हाथ पर ए दूसरे पर बी दे दिया, यहाँ पर ए दे दिया और यहाँ पर हमने इसको दे दिया है डी। देखिए अगर आपको सिस आइसोमेरिज्म बनानी है तो एक साइड में सेम ग्रुप होने चाहिए, एक साइड में सेम ग्रुप होने चाहिए। दोनों साइड में सेम ग्रुप है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक साइड में क्या होने चाहिए, सेम ग्रुप। यदि एक साइड में आपके सेम ग्रुप है तो बेटा वो सिस आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस आइसोमर कहलाएगा। अगर आपको बनाना है ट्रांस आइसोमर तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और अब इसका ट्रांस बनाना है तो अपोजिट साइड में सेम ग्रुप होना चाहिए। अपोजिट साइड में यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर आपका डी है। तो देखिए ये वाला जो ग्रुप है ना, ये अपोजिट साइड में कैसा आ रहा है, सेम ग्रुप आ रहा है। यदि अपोजिट साइड में सेम ग्रुप आ रहा है तो ये आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई? ये आपकी होगी ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गई। तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। और आज का जो टॉपिक था हमारा आइसोमेरिज्म वो हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही कुछ मजेदार टॉपिक लेकर आएंगे 11th के, ताकि आप लोगों का बेसिक भी क्लियर हो और आगे की स्टडी जो है वो भी जारी रहे। ऐसे ही चैनल को देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।